हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके इस नए वीडियो में। आज फिर हम हिमालय का वीडियो जो था उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रादेशिक विभाजन का जो नेक्स्ट था। जैसे प्रादेशिक विभाजन हम 6 चरणों में पढ़ने वाले थे। ठीक है, उसमें से एक चरण हिमालय ख़त्म हो गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मतलब पूरे एक्सप्लेन के साथ एक एक चीज़ों को मैप के जरिए उसमें हम बताएं। ठीक है, उसी तरह से आज नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड होगा उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब इस बात को हमसे पहले समझते हैं कि क्या है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, दक्षिण भारत क्या है, प्रायद्वीप क्या है, ये सारी चीजों को हमसे पहले देखते हुए चलते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि दक्षिण भारत होता है, मतलब भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरफ है अरब सागर, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इंडियन ओशियन यानी जो ये हिस्सा जो है ना वो तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो वैसा क्षेत्र या ऐसा भूस्थल जिसका तीनों हिस्सा में पानी हो, चौथा हिस्सा नहीं, तीन हिस्सा में पानी हो, तीन तरफ पानी से घिरा हो, तो उसको हम से कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी आप समझ गए, द्वीप किसको कहेंगे, तो जैसे ये मान लीजिए कोई जमीन है, इसके चारों तरफ पानी है, तो इसको कहा जाता है द्वीप। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कितने चरण होंगे। प्रायद्वीपीय पठार को खत्म करने से पहले हमको सके उस काल में जाना पड़ेगा जहां पर हमारा पृथ्वी बन ही रहा था। उस वक्त की कहानी हम सब, यानी आज से लगभग हम सब 600 से 600 मिलियन ईयर पहले, जिस वक्त हमारा पृथ्वी जो बन ही रहा था, उसी वक्त की कहानी हम सब थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं उस वक्त की। इसमें कुछ चीजों को हम सब देखेंगे। जैसे आपको पता है कि शुरू में आज हम 7 को कॉन्टिनेंट देखते हैं, लेकिन उस वक्त कितना होता था, केवल एक ही हुआ करता था। उसका नाम था पेंजिया। ठीक है, जल वाले बाकी बात ये सब हिस्सा किस चीज से, तो जल से भरा था। तो जल वाले हिस्सों को हम सब कहते हैं पेंथालासा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पेंजिया जो हुआ, आज हमसे देख रहे हैं पृथ्वी इतना रहने लायक हो गया है। क्यों? आखिर जो हम सब देखते हैं कि पृथ्वी हमारे इतना वातावरण जो है, इतना पेड़ पौधे मिलते हैं, इतना अच्छा क्लाइमेट मिलता है, कैसे? पहले तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा पहले नहीं था। पहले कहानी सुनते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की कहानी थोड़ी सी याद आएगी। प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग ये कब था? तो लगभग 600 मिलियन के करीब, 600 मिलियन ईयर पहले। अब सोच लीजिए, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 600 मिलियन मतलब आप समझिए कब की बात हो रही है, जब हमारा पृथ्वी बन ही रहा था। मतलब हमारा पृथ्वी आज जो हमसे देखते हैं ना, इस तरह से नहीं था। उस वक्त ये पूरे चीजों में लावा से भरा हुआ था। लावा, एक भी जीव जंतु यहाँ पर नहीं था। सारे जीव जंतु कहाँ थे? पानी में ही हुआ करते थे, और वो भी इतने, ये सब जीव जंतु नहीं, मतलब अलग अलग प्रजातियों की जीव जंतु। इस वक्त पूरी तरह से जो ये क्षेत्र था, ये पूरी तरह से लावा से भरा हुआ था। ठीक है, तो जब इस पर क्या है, हमेशा लावा गिरता ही रहता था, आकाश गोले से गिरते ही रहते थे। आकाश से हमेशा, मतलब ज्वालामुखी के गोला हमेशा धड़ाधड़ इस क्षेत्र पर गिरते, यानी पूरे क्षेत्र पर, पूरा क्षेत्र जो था वो लावा से भरा हुआ था। उस युग की कहानी है प्री कैम्ब्रियन युग की। ठीक है, तो ये कब की बात है? लगभग 600 मिलियन के करीब। अब क्या होता है? ठीक है, आज हम जैसा मौसम देखते हैं वो बना कैसे? तो देखिए, ज्वालामुखी जब यहाँ पर उद्गार हुआ, तो देखिए ज्वालामुखी से कुछ गैसें निकलती है, जैसे CO2 निकलती है ना, SO2 निकलती है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करता है, यहाँ के वातावरण में क्या हुआ, उस गैस को पूरी तरह से क्या हुआ, ढक लिया, पूरी तरह से ढक लिया। सूर्य के प्रकाश को यहाँ एंटर होने ही नहीं दिया गया। एकाबैग ये क्षेत्र क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, एकाबैग क्षेत्र ठंडा हो गया। उसके बाद फिर से ये क्षेत्र जब खत्म हो जाता था, तो अब शुरू हुआ जल व वाष्प। अब क्या है, सूर्य की रोशनी पड़ती और उसके बाद
यहाँ से पानी जलवाष्प बनता है, यहाँ पर बादल बनते। और यही कहानी कई सालों, कई हजारों करोड़ मिलियंस ऑफ ईयर ये घटना होती रही। बादल बनता, फट बरसता, बादल बनता, बरसता, बादल बनता, बरसता, और यही प्रक्रिया होती गई। और वैसे ही हमारा पृथ्वी क्या हुआ, धीरे 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 ठंडा होता हुआ चला गया। तो ये बात हो रही है प्री कैम्ब्रियन युग की। ठीक है, समय के साथ धीरे 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 करते करते आज इस तरह से पृथ्वी, हमारा जो वातावरण हमसे देखते हैं, इस तरह से रहने लायक हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ये तो उस वक्त की कहानी हो गई प्री कैम्ब्रियन युग की। उसके बाद जब बन गया था तो इस समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ जीवों का विकास शुरू हुआ। समुद्र से कुछ कुछ जीव है जो जमीन पर आना शुरू कर दिए, उसी में म्यूटेशन होता गया, बदलाव होते गए, है ना। ऐसे जुरासिक पीरियड आते गए, ऐसे करते 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 कितना पीरियडों के बाद आज हम सब इस वर्तमान पीरियड में स्थित है। ठीक है, अब क्या है कि जब ये क्षेत्र रहने लायक हो गया था ना, तो उसी वक्त की कहानी है। ये हिस्सा दो हिस्सों में टूट गया, ये दो हिस्सों में टूट गया। एक ऊपर वाले हिस्से में चला गया और एक नीचे वाले हिस्से में चला है। ये पेंजिया क्या हुआ, दो हिस्सों में टूट गया। ऊपर वाले को हम से कहते थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, या लारेसिया कहते थे, लारेसिया। जिसको कहते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब थोड़ा बातों को समझिए, बीच में तेठी सागर हुआ करता था। ठीक है, अब ये बात समझ में आया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा और कहानी हमसे आगे बढ़ते हैं। अब क्या समय के साथ क्या हुआ, यहां से अपना प्रायद्वीप, जैसे हम भारत का ये हिस्सा देखते हैं, छोटा सा यहां कहीं बनाते हैं, ये हिस्सा थोड़ा सा देखने लायक होगा। आज हमसे जो ये हिस्सा देखते हैं ना, ये एक्चुअली कभी भारत के पास इस क्षेत्र में था ही नहीं। इतना इस क्षेत्र को हम सब प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा कहते हैं, प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा ये यहां था ही नहीं। ये एक्चुअली यहां पे था, इतना हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा कहां पे था, यहां पर हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, अच्छा बात है। फिर क्या हुआ, समय के साथ यहां पर हुआ और ये इससे ये वाला हिस्सा क्या होगा, अलग हो गया। जो ये वाला हिस्सा था वो अलग हो गया। तो ये हिस्सा धीरे धीरे चलना ऊपर की तरफ शुरू हुआ और इसको ऊपर वाले को यूरेशियन प्लेट कहा जाता था, यूरेशिया प्लेट है। तो ये एक्चुअली इसको लारेसिया अंगारा लैंड वही कहते हैं, लेकिन इसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता था उस वक्त। फिर धीरे धीरे ये हिस्सा से चला और ये हिस्सा यहाँ पर टकरा, यहाँ पर हिमालय का निर्माण भी हुआ। ये बात हम हिमालय में बता चुके हैं पहले। ठीक है, अब यही रिलेवेंट है प्रायद्वीपीय भारत से। जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ऐसे ही नहीं बल्कि वो यहाँ किससे, गोंडवाना लैंड से, बीच कौन सा है, गोंडवाना लैंड। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, यहां से टूटा गोंडवाना लैंड से भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा, और कहां से टकराया, तो आपके यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब सिंपल सा एक चीजों को थोड़ा सा गौर से देखिए, कोई दो प्लेटें आपस में टकराती है ना, तो दो चीजें होती है, या तो कुछ हिस्सा ऊपर उठता है और या तो कुछ हिस्सा धंसता है। दो चीजें हमेशा होती है। अब मान लीजिए कोई बस टकराया, ठीक है, तो थोड़ा पेनी सा उठता है, पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा बैंड ऊपर उठता है। बात समझते हैं, चलिए इतना बात आपको समझ में आया। ठीक है, थोड़ी सी और सा देखते हैं। इतना बात आपको पहले समझ लीजिए कि क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा क्या हुआ, टूटा और कहाँ टकराया, यूरेशियन प्लेट से। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बात है, टकराया। अब टकराया तो दो चीजें हुई, एक चीजें उठेगी नीचे, एक धंसेगी। ठीक है, ऊपर वाले को हम अब पृथ्वी का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देखिए। ये क्या है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। पृथ्वी मुख्यतः 3 लेयर होता है। ऊपर वाला जिसको हम सब क्रस्ट कहते हैं, खैर ये सब आगे भी हम सब पढ़ाएंगे। नीचे वाले को मिंटल कहते हैं, बीच वाले को मेंटल, इसको बीच वाले को हम सब कोर कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझिए। ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसी पर आपका समुंदर है, इसी पर आपका ये जमीन वाला हिस्सा है। नीचे वाला बीच वाला जो मेंटल है, मेंटल का मतलब क्या, लावा, घुला हुआ चीज, बीच में पूरा लावा से भरा हुआ है। ये चीज, सारे चीजें क्या है, लावा से भरा हुआ है। यहाँ भी अग्नि है पूरा भयानक रूप से। अब क्या हुआ, अब एक मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण दिया है, गिलास है,
इसमें पूरा लबालब पानी भरा हुआ है एकदम बढ़िया वाला, यहाँ मुंह तक पूरा नटिया कपारे भरा हुआ। अब क्या होगा, इसमें अगर बाहरी से कोई चीज कंकड़ डालेंगे तो क्या होगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ चीजें क्या कुछ हिस्सा है जब से टकराया तो कुछ नीचा गया, यानी जो मिट्टी वाला कुछ हिस्सा था क्या लावा में प्रवेश कर दिया। अब इसमें पूरा लबालब भरा है, इसका मतलब कहीं से फट के निकलने वाला है, ये कहीं ना कहीं से निकलेगा जरूर। चलिए ठीक है, भात के ये हिस्सा में यहाँ पर कुछ हिस्सा अंदर घुस गया होगा, यानी इस क्षेत्र में लावा वाले क्षेत्रों में क्या होगा, कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रवेश, और ये हिस्सा तनका से दक्षिण वाला हिस्सा क्या हो गया, उठ गया होगा। ठीक है, इतना बात आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए। प्री कैम्ब्रियन युग की कहानी उस वक्त जब कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, खाली पूरे पृथ्वी पर लावा ही लावा होता था। ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते गया, धीरे धीरे वातावरण ठीक ठाक होते गया, और ये प्लेट दो हिस्सों में टूटा, जिसको हम सांगारा लैंड गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड से हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा टूटा और यूरोशियन प्लेट से जाके टकरा है। यहाँ तक कहानी सारी साफ है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। क्या हुआ, ये हिस्सा यहाँ से टकराया, ठीक है, और इस यहाँ पर हिस्सा पे टकराने के वजह से अब नीचा है, कहीं से तो निकलेगा, जमीन के फाड़ से कहीं से निकलेगा, तो वैसा यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ घुस गया है क्या, जमीन का हिस्सा। यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो चुका है, कुछ नीचा धंसा भी होगा। ठीक है, अब धंसा होगा तो कहीं से जरूर फाड़ के कहीं ना कहीं से निकले, और यहाँ का जमीन था कमजोर, यहीं से निकलना शुरू किया, और यहाँ से लावा बिछना शुरू हुआ सारे क्षेत्रों में, इधर उधर तनका। तो हमको पठार पर्वत ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इतना बात आपको समझ में आ गया कि प्रायद्वीपीय हिस्सा जो ये वाला हिस्सा कहाँ से टूट के आया था, तो गोंडवाना लैंड से टूट के आया था ये हिस्सा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब इन क्षेत्रों में हम थोड़ा सा पर्वत पठार के बारे में जिक्र करना शुरू करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा पर्वत हमको पढ़ना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में तो पहला नंबर हम पर्वत का जिक्र करेंगे, आरावली पर्वत का, आरावली पर्वत। ठीक है, सेकेंड नंबर हम सब जिक्र करेंगे विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत या विंध्याचल कहते हैं, विंध्याचल पर्वत। तीसरा है सतपुड़ा पर्वत, हमसे जिक्र करेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इन तीन चीजों का जिक्र हम सब प्रायद्वीपीय हिस्से में कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं। अब पता चल गया कि जो प्रायद्वीपीय भारत, जो इस बात को आप लिख लीजिए, बोल रहे हैं उस चीज को लिख लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कहाँ से टूट के आया, तो आपका गोंडवाना लैंड से। ठीक है, प्रायद्वीपीय हिस्सा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, यानी प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किस तरह से है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है वो, लेकिन ये अनियमित है, अनियमित त्रिभुजाकार, अनियमित त्रिभुजाकार है किसका, प्रायद्वीपीय भारत का। अनियमित का मतलब समझ रहे हैं, जैसे पूरा फिक्स नहीं है कि पूरा त्रिभुजाकार है, लेकिन लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है, पूरा त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो अनियमित त्रिभुजाकार है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है अनियमित त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब चलिए इतना बात भी आपको समझ में आ गया हो, इस चीज को आप लिखिएगा जरूर। अब थोड़ा सा बात चलते हैं राजस्थान में। हम पहला नंबर जिक्र करेंगे, आरावली पर्वत की जिक्र होगा। यहाँ थोड़ा राजस्थान का क्षेत्र थोड़ा सा घींच घांच के बना लिया जाए। ठीक है, इतना से इसका विस्तार कुछ इस तरह से है, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ दिल्ली है, कुछ यहाँ तक, कुछ से नहीं पहुंच गया, कुछ हिस्सा तक गुजरात में भी, लेकिन मेन जो हिस्सा है ना, मेन हिस्सा वो कहाँ है, ये कौन सा राज्य है, तो आपका राजस्थान। राजस्थान की बात हम सब कर रहे हैं। तो आरावली पर्वत कहाँ स्थित है, तो आपके राजस्थान में। ठीक है, ठीक है।
अब बताइए, अब इस बात का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ये आरावली पर्वत क्या है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। ये तब बना था वैसी प्री कैम्ब्रियन युग में, जब पृथ्वी बन ही रहा था, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा ही हो रहा था। उस वक्त पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। उसी वक्त की कहानी है जब आरावली उस वक्त निर्मित हो रहा था। यानी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कहाँ है? भारत में ही है। कौन है? आरावली। ये दुनिया को बनते हुए देखा है, दुनिया इसके सामने विखंडित होते हुए, यहाँ पर इसके सामने ये पर्वत खुद देखा है कि यहाँ पर कैसे जीव जंतु आए, यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हुए, है ना। उसके बाद यहाँ का वातावरण धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ, यहाँ के जीव जंतुओं को देखते हुए आए। सोचिए इतना पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी आरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। खैर ठीक है, इससे संबंधित जो जानकारी हो गई वो आपको हम आगे बताते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले आप बातों को समझिए। यहाँ पर है इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है आरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इस पर ये कौन सा पर्वत है? आरावली। आरावली पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चोटी का नाम, चोटी है इसका गुरु शिखर। गुरु शिखर। इसका ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अति हो गया है। ठीक है, देखिए ये क्या है? आपका आरावली रेंज है। ठीक है, ये क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। इसका ऊंचाई कितना है? 1722। ठीक है, अब इतना बात हमको समझ में आ गई। ये क्षेत्र जो है आरावली का कुछ हिस्सा तनका मनका दिल्ली तक पहुंच गया है। तो दिल्ली में इसको दिल्ली की पहाड़ियां भी कही जाती है। ठीक है, आपको बस इतना ही बातों को ध्यान में रखना। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी? पहाड़ी, ये आरावली विश्व की। ठीक है, अब इस बात को आपको समझ में आ जाना चाहिए। किस युग में आरावली पर्वत का निर्माण हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन युग में। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो देखने वाली बात है। देखिए क्या, यहाँ जो आरावली की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है। किसको नदी? दो नदियों का। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, खैर ये बता दिए, तो इसको आपको हम बाद में लिखित में दे देंगे। फिलहाल अब यहाँ पर नदी देखते हैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया आरावली पर्वत कहाँ है विश्व के सबसे। यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है। आरावली पर्वत के किस साइड से? पश्चिम से, सॉरी आरावली बोल रहा, गुरु शिखर से ही दो नदियों का उद्गम होता है। इधर से निकलता है, एक नदी आके गिर जाती है, इसको पता है कि कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी। एक नदी है जो माही नदी है, जो यहाँ पर कच्छ के रण में, इस गुजरात का हिस्सा है, इसको हमको कच्छ का रण कहते हैं। तो यहाँ पर दो नदी है, एक होगी पश्चिम से निकलती है, पश्चिम से निकलेगी कौन कौन? दो नदी, लूनी नदी और एक है माही नदी। माही नदी, दो नदियां निकलती है। ठीक है, अब देखिए लूनी नदी ऐसे बहते हुए आती है और आके कच्छ का जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, उसमें अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद जो माही नदी है ना, वो माही नदी किसी न कच्छ के रण में किसी पानी में अपना जल विसर्जित नहीं करती। माही नदी आती है और ये कच्छ के अपना जमीन में ही गायब हो जाती है। इसको दलदली क्षेत्र बनाता है। इसको कहा जाता है अंतःस्थलीय नदी। यानी नदी आया, किसी पानी में नहीं मिलकर गायब हुआ, जमीने में गायब हो गई, तो वहां पर दलदली इलाका बन जाता है। तो कच्छ के रण में क्या हो जाता है? दलदली इलाका पाया जाता है। कौन? माही नदी की। माही नदी की एक और खासियत है कि यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। क्या है? माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये सारे पॉइंट हम आपको आगे लिखवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? आरावली विश्व की सबसे। उसके बाद ये कहाँ है? राजस्थान में। अब इस सारे पॉइंटों को हम आपको लिखित में दे देते हैं। अब जो बात हम आपको मैप में बताए थे वो चीज आपको लिखित हम दे रहे हैं। देखिए आरावली कहाँ स्थित है? जैसे प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार जो है वो क्या है? अनियमित त्रिभुजाकार, यानी पूरी तरह से त्रिभुजाकार नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, उसके बाद हाँ ये भी इसमें लिख लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किसका हिस्सा? प्रायद्वीपीय भाग जो है वो किसका हिस्सा हुआ करता था? तो आपको गोंडवाना लाइन का हिस्सा। ये पहले ही लिखवा दी है खैर ये हिमालय में, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो लिखना है तो आप इस बात को बोल रहे हैं, इसको लिख लीजिए।
उसके बाद आरावली पर्वत जो है वो कहाँ है, आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, यहीं पे है इसकी ऊंची। आरावली का निर्माण किस युग में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में, इस बात को भी ध्यान रखें। आरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। ठीक है, गुरु शिखर से दो नदियां निकलती है, एक है लूनी नदी, एक है माही नदी। लूनी नदी अपना पानी जो है वो कच्छ के खाड़ी में गिरा देती है, कच्छ के खाड़ी में मतलब उस पानी में जाके मिल जाती है। लेकिन जो माही नदी है वो कच्छ के रण में यानी जमीन में ही, अंतःस्थलीय नदी है ना, या अल्पकालीन नदी भी इसको कहा जाता है। माही नदी की खासियत क्या है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा कौन है, आपको समझ में आ गया होगा कि 23.5 डिग्री वाला जो आपका भारत का परिचय अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसमें आपको यह कर्क रेखा के बारे में हम बताएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद जब वर्ल्ड हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे लेवल से कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट सारी चीज़ों को पढ़ाते हुए चलेंगे। इस नोट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके पास वही ब्लैंक मैप होगा इस तरह वाला तो यहाँ पर जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से हाइलाइटर लीजिए, यहाँ पर पर्वत बनाइए और यहाँ पर चोटी बनाइए, पर्वत का नाम लिखिए। ठीक है, आरावली पर्वत, और यहाँ पर चोटी इसकी, उसके बाद ऊंचाई कितनी है वो, और ये सारे फैक्ट को एक कॉपी में सहयोग कर रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आरावली से संबंधित कभी भी अक्सराय एग्जामों में आरावली से पर्वत से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सारे फैक्ट अगर आपको याद रहते हैं और सारे ये मैप के थ्रू, तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं आप मुजफ्फरपुर केरमा लालू चौक, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक कोचिंग चलता है कैरियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।